स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? अच्छा, आज का हमारे पास टॉपिक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी दो रीजन से मिलकर बनती है। एक हमारे पास यूवी होती है और दूसरी हमारे पास विजिबल होती है। तो यूवी की जो हमारे पास रेंज होती है वो होती है 200 से 400 नैनोमीटर तक। और ये यूवी की जो रेंज है 200 से बिलो भी हो सकती है, तो उसे वैक्यूम यूवी रीजन कहते हैं। तो मोस्टली हम उसको स्टडी नहीं करते कि उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती, तो हम जो नॉर्मली स्टडी करते हैं वो 200 से 400 नैनोमीटर यूवी के लिए स्टडी करते हैं, और विजिबल के लिए 400 से 800 नैनोमीटर स्टडी करते हैं। इन दोनों में यूवी में प्रिंसिपल सेम है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। कि जब हमारे पास यूवी या विजिबल में से किसी भी रेडिएशन की अब्जॉर्प्शन होगी, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगी, एक्साइटेशन होगी। वो किसकी, वो वेलस इलेक्ट्रॉन्स की होगी, और वो हमारे पास जाएंगे फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट। और जो एक्साइटेशन मोस्टली होती है वो होमो से ल्यूमो हो रही होती है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से तो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या होनी चाहिए, हमारे पास एक्साइटेशंस होती है। The wavelength of observed radiation depend upon the energy difference between orbital occupied by electron to the orbital to which it is promoted। कि उसी वही वेवलेंथ अब्जॉर्ब होगी, वो डिपेंड करी होगी एनर्जी डिफरेंस पे कि कितनी एनर्जी चाहिए होगी कि ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, तो इसने किस ऑर्बिटल में जाना है, जिस ऑर्बिटल में जाना है उसकी कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उतनी उसको एनर्जी मिलेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन जंप करके हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा। कि इलेक्ट्रॉन होमो में प्रेजेंट है, उसने लोमो में जाना है, तो उसको खास एक एनर्जी मिलेगी जिससे वो क्या करेगा, जंप करेगा होमो से वो ल्यूमो में चला जाएगा। When molecule absorb UV visible of wavelength, only one photon is absorbed on one electron is promoted high energy level। कि जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल यूवी विजिबल रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहा होता है खास वेवलेंथ की, तो तब क्या होता है, एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन क्या, एक फोटोन अब्जॉर्ब होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, जंप कर रहा होता है टू हाई एनर्जी लेवल। और इस ट्रांजिशन के दौरान एटम्स जो हैं वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर सकते। जब भी इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन होती है या साइटेशन होती है, तो एटम्स अपनी जगह पे ही रहते हैं, वो अपनी जगह से नहीं हिलते। और इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं फ्रैंक कोर्डन प्रिंसिपल। ये हमारे पास एक्साइटेशन का प्रोसेस बताया गया है कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट है और ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है। तो हमारे पास इतनी अगर एनर्जी हमें मिलेगी डेल्टा ई बेसिकली क्या है, ई माइनस ई ग्राउंड। तो जितनी एनर्जी हमारे पास, इतनी एनर्जी उसको मिलेगी, तभी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर जाएगा। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं बेसिकली वो चार तरह की होती है। एक हमारे पास होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, जो बेसिकली अल्केन्स में हो रही होती हैं। और दूसरी होती है हमारे पास एन टू सिग्मा स्टार, जो हमारे पास हेट्रो एटम्स लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर हो गए, जिनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। थर्ड वन है पाई टू पाई स्टार, और ये होती है हमारे पास डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में, जिनमें अल्कीन्स है, कार्बोनाइल है, अल्काइंस हैं। और लास्ट हमारे पास एन टू पाई स्टार, और ये होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, सी ओ कंटेनिंग कंपाउंड्स में हमारे पास ये ट्रांसिशन होती है। तो बेसिकली हमारे पास चार तरह की ट्रांसिशन होती है, और हम देखते हैं ये कैसे कैसे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास इन चारों ट्रांसिशंस को अरेंज किया गया है। सिग्मा और पाई के हमारे पास क्या है, होमो ट्रांसिशन, होमो ऑर्बिटल्स हैं, ऑक्युपाइड होमो। और ये हमारे पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग। तो ये भी हमारे पास किधर आ जाता है, होमो में आ जाता है। जो एन हमारे पास है वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, सिग्मा पावर पाई ये हमारे पास क्या है, होमो। तो इन तीनों को भी हम क्या कहते हैं, ऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये दो वाले हमारे पास सिग्मा और पाई स्टार हैं, ये हाई एनर्जी वाले हैं। और ये हमारे पास क्या होंगे, ल्यूम होंगे, अनऑक्युपाइड लेवल्स होंगे। सिग्मा और हमारे पास सिग्मा स्टार के लिए, जहाँ से जंप करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सिग्मा से सिग्मा स्टार, उसको सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। पाई से पाई स्टार के लिए उससे कम। सिग्मा से जहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं एनर्जी डिफरेंस, कि ये हमारे पास नीचे कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। ये हमारे पास सिंपल मीथेन है, ईथेन है, सी आई थ्री सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो जस्ट जो हमारे पास ट्रांसिशन होगी वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगी। सही है, क्लियर है। जब हमारे पास सिंगल मोड आ जाएगा जस्ट, तो जो ट्रांसिशन हो रही होगी वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, और इसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फिर हमारे पास आ जाता है CH3OH, एक अल्कोहल आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड भी मौजूद है और हेटेरोएटम भी मौजूद है। तो हमारे पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी हो रही होगी, और दूसरी हमारे पास क्या हो रही होगी, एन टू सिग्मा स्टार भी हो रही होगी, नहीं एन टू हमारे पास एन टू पाई स्टार भी हो रही होगी।
सॉरी, हमारे पास एक तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो रही, दूसरी हमारे पास कौन सी हो रही, एन टू सिग्मा स्टार। तो दो ट्रांजिशन अल्कोहल्स में होती है, एक ट्रांजिशन जस्ट होगी इथीन में, और दो ट्रांजिशन हमारे पास होगी अल्कोहल में, क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और एक हेटेरोएटम भी मौजूद है। तो जब इसको एनर्जी मिलेगी खास, तो ये दो तरह की ट्रांजिशन शो करेगा, एक सिग्मा टू सिग्मा स्टार कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में जाएगा ल्यूमो में, और दूसरी क्या होगी, नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, सिग्मा। अब नेक्स्ट हमारे पास है CH2 ईथीन है। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा से सिग्मा स्टार भी हो रही है, डबल बॉन्ड है तो पाई टू पाई स्टार भी हो रही है। क्लियर। पाई टू पाई स्टार ट्रांसिशन के लिए एनर्जी जो है वो कम रिक्वायर्ड होगी एज कम्पेयर टू सिग्मा स्टार ट्रांसिशन। नेक्स्ट हमारे पास अब ये मॉलिक्यूल है CH3 2, ये अब हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड भी है और साथ इसके लगे हुए सिंगल बॉन्ड्स भी लगे हुए हैं। अब इसमें नॉर्मली चार तरह की ट्रांसिशन होती हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी हो रही क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, पाई टू पाई स्टार भी हो रही क्योंकि पाई बॉन्ड प्रेजेंट, और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो N2 सिग्मा स्टार भी हो रही है। और चूंकि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है तो हमारे पास N2 पाई स्टार भी ट्रांसिशन होती है। क्लियर है यहाँ तक। सर इसमें सेकंड वाले का एक्सप्लेन कीजिएगा। ये वाले का, जी। हाँ ये ना डिफरेंट ट्रांसिशन दिखाई गई यहाँ पर, टोटल चार हमने पढ़ी थी, तो चार ट्रांसिशन का एनर्जी डिफरेंस बताया गया है कि सिग्मा से सिग्मा के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दूसरे नंबर पे हमें कहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, N2 पाई स्टार, N2 सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, पाई टू पाई स्टार के लिए कम, और N2 पाई स्टार के लिए सबसे कम रिक्वायर्ड होगी। अब नीचे कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं कि इसमें कौन कौन सी ट्रांसिशंस होगी। तो मैंने बताया कि अगर सिंपल ईथेन है सिंगल बॉन्ड तो जस्ट एक तरह की ट्रांसिशन होगी उसमें, और वो होगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल आ गया, तो अल्कोहल में अब हमारे पास सिंगल बॉन्ड भी मौजूद है और हेट्रोएटम भी मौजूद है, जो कि ऑक्सीजन है जिसके ऊपर लोन पेयर है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हमारे पास हेट्रोएटम होगा तो N2 सिग्मा स्टार भी ट्रांसिशन होगी। तो इसमें दो तरह की ट्रांसिशन होगी, एक तो सिग्मा सिग्मा स्टार हो रही है और दूसरी N, क्योंकि लोन पेयर है तो N से सिग्मा स्टार भी ट्रांसिशन हो रही है, दो तरह की। नेक्स्ट ईथीन आ गया, ईथीन में अब सिंगल बॉन्ड भी मौजूद है और डबल बॉन्ड भी मौजूद है। तो सिंगल बॉन्ड की वजह से सिग्मा टू सिग्मा स्टार होती है, डबल बॉन्ड की वजह से पाई टू पाई स्टार होती है ट्रांसिशन। तो इसमें भी दो तरह की ट्रांसिशन हो रही है। अब लास्ट हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें अब चार तरह की ट्रांसिशन होती हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, और दूसरा डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो पाई टू पाई स्टार भी होगी इसमें। थर्ड, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेन है जिसकी वजह से N2 सिग्मा स्टार भी ट्रांसिशन होगी, ये वाली। और लास्ट फोर, क्योंकि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है तो इसमें N2 पाई स्टार ट्रांसिशन भी होगी, जिसके लिए सबसे लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्लियर है। यस सर। सर लास्ट वाले की तीन तीन ट्रांजिशन समझ लगी है। एक सिग्मा टू ये सिंगल बॉन्ड की वजह से सिग्मा टू सिग्मा स्टार हाँ होगी, जी। और कार्बोनाइल की भी समझ लग गई है। और इसमें थर्ड एक देखो ना, दो ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांजिशन। लॉन पेयर है तो लॉन पेयर जब आएगा तो फिर N2 सिग्मा स्टार होती है। सही है। थर्ड ये हो गई। और फोर्थ ये है कि किसी डबल बॉन्ड है ना ये वाला, तो उसके लिए पाई टू पाई स्टार होती है। मैं जस्ट आपको सिंपल वैसे बता देता हूँ, अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड भी मौजूद है किसी मॉलिक्यूल में, वो तो होते ही है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी होगी। सही है। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वो पाई टू पाई स्टार भी ट्रांसिशन हो रही है। सही है। थर्ड वन की अगर कोई हेट्रोएटम आ गया जिसके ऊपर कोई लोन पेयर है, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, तो क्या होती है, N2 सिग्मा स्टार भी हो रही है क्योंकि वो भी मौजूद है इसमें। और लास्ट चीज है कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड भी है, C डबल बॉन्ड होगा। सही। तो इसके लिए अब क्या होगा कि हमारे पास N2 पाई स्टार भी ट्रांसिशन होगी। क्लियर है। तो चार तरह की ट्रांसिशन होती है इसमें। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन। टू मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड आर इट्स पोजीशन एंड इंटेंसिटी। कि हम हमारे पास जब हम कोई अब्जॉर्प्शन शो होती है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में भी, एक हमारे पास बैंड आता है, तो बैंड में दो चीजें होती हैं, एक होती है इसकी पोजीशन बैंड की, दूसरी इसकी इंटेंसिटी क्या है। जो पोजीशन है वो हमें क्या बताती है कि किस वेवलेंथ पे ट्रांसिशन हो रही है, किस वेवलेंथ पे मॉलिक्यूल ने एनर्जी अब्जॉर्ब की है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसिशन शो की है। सही है। वो हमारे पास पोजीशन बताएगी कि कहाँ पर बैंड है वेवलेंथ में। सही है। और उसकी इंटेंसिटी हमें क्या बताएगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के जिस वेवलेंथ में उसने अब्जॉर्ब किया है
उसमें कितनी अब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी वो हमें बताएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स ने उस वेवलेंथ में रेडिएशन अब्जॉर्ब की है। पोजीशन हमें क्या बताएगी कि किस वेवलेंथ में अब्जॉर्प्शन हुई है। इंटेंसिटी हमें क्या बताएगी कि इस वेवलेंथ में इतने मॉलिक्यूल्स ने रेडिएशन अब्जॉर्ब की है। तो दो चीजें हमारे पास क्या होती है अब्जॉर्प्शन बैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। The intensity of absorption depends on probability of transition। कि जो इंटेंसिटी है मॉलिक्यूल की कि कितने मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करेंगे डिपेंड करती है ट्रांसिशन कितनी हो रही है। और ट्रांसिशन की रेंज बेसिकली 0 to यूनिट होती है कि वो नहीं भी हो रही होती है और हो भी रही होती है। तो 0 to 1 रेंज उसकी, सही है। या तो वो नहीं होगी ट्रांसिशन या वो होंगी। ट्रांसिशन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसिशन से बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है विद इन द मॉलिक्यूल, क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे मॉलिक्यूल के अंदर। ये जो चेंज है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, ये मेनली डिपेंड किस पे करी होती है, रिलेटिव सिमेट्रीज ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट। के जो ऑर्बिटल्स हैं ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में उनकी सिमेट्री क्या है उस पर डिपेंड करेगी। तो अगर सेम सिमेट्री की होंगी तभी वो क्या होगी, ट्रांसिशन होगी और इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अदरवाइज अगर वो उनकी सिमेट्री आपस में नहीं मिल रही तो ट्रांसिशन नहीं होगी। क्लियर है। अब ये देखो, यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड अभी हमने पढ़ा ना, तो लास्ट वाला जिसमें हमने 4 तरह की ट्रांसिशंस देख रहे थे, सही है। अब ये हमारे पास फिगर 1 है और ये हमारे पास फिगर 2 है। अब ये हमारे पास जो फिगर 1 है इसमें जो दो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन द पाई टू पाई ट्रांजिशन हैव देयर एक्सिस इन द सेम प्लेन। कि ये हमारे पास पाई है, एक ये ऑर्बिटल है, सही है। ये एक्साइटेड ऑर्बिटल पाई स्टार, ये हमारे पास क्या ग्राउंड स्टेट का। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर जाना है, जैसे यहाँ पर शो किया होगा। तो इनके अब सिमेट्री क्या है, ये सेम है, एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जंप करना पाई स्टार में क्या है, इजी है एज कंपेयर टू के वो एन में करे। एन हमारे पास ये है, जो इनके क्या लगे हुए हैं, परपेंडिकुलर लगे हुए हैं, इस तरफ को सीधे लगे हुए हैं, इसके राइट एंगल टू ईच अदर है। ये जो एन ऑर्बिटल्स हैं जिनमें लॉन पेयर मौजूद है, ये पाई स्टार के क्या है, पाई ऑर्बिटल से क्या है, परपेंडिकुलर लगे हुए हैं। तो जब हमारे पास एन टू पाई स्टार ट्रांसिशन होनी है, ये पाई स्टार है और ये एन, तो जब एन से पाई स्टार ट्रांसिशन होनी है तो वो इनकी सिमेट्री चूंकि मिलती जुलती नहीं है, परपेंडिकुलर है, तो ट्रांसिशन क्या होती है, मुश्किल से होती है। जैसे यहाँ पर तो ट्रांसिशन क्या हो रही है, मुश्किल से हो रही है। यहाँ से पाई स्टार इजी होगी क्योंकि ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल क्या है, सेम सिमेट्री में प्रेजेंट है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर चला जाएगा। ऑन दी अदर साइड अगर इलेक्ट्रॉन ने एन से पाई स्टार में आना है तो एन क्या है, पाई स्टार ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर मौजूद है। तो उसको क्या होगी, दुश्वारी पेश आती है यहाँ से जंप करके कि वो यहाँ पर आ जाए। तो हमने जब पीछे पढ़ा कि 4 तरह की ट्रांसिशन होती हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड जो हमने पढ़ा था, तो उसमें बेसिकली 3 तरह की ट्रांसिशन हो रही होती है। एन टू पाई स्टार जो कार्बोनाइल कंपाउंड की वजह से होती है वो बेसिकली क्या होती है, फोरबिडन हो जाती है, क्योंकि उसको क्या होता है, दुश्वारी पेश आती है कि वो यहाँ से यहाँ जंप करे। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी 4 ट्रांसिशन बताई थी, तो बेसिकली क्या है, ये जो एन टू पाई स्टार ट्रांसिशन है ये क्या होती है, फोरबिडन होती है, मुश्किल, क्योंकि इसको क्या आती है, दुश्वारी पेश आती है कि यहाँ से वो जंप करके यहाँ पर आ जाए, क्योंकि ये ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। क्लियर है। और ये जो इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन है इसे मोलर अब्जॉर्बिटिविटी, ये वाला हमारे पास ई से डोनेट करते हैं और इसकी वैल्यू 10 की पावर 5 होती है, सही है। तो एन अब्जॉर्प्शन विद ई वैल्यू ग्रेटर देन 10 के 4 इज कंसीडर्ड एज अ हाई इंटेंसिटी अब्जॉर्प्शन। कि जिसकी वैल्यू 10 से 4 होगी, 10 की पावर 4 होगी, मीन 10,000 होगी अब्जॉर्प्शन, मोलर अब्जॉर्बिटिविटी की वैल्यू। तो वो हम समझेंगे कि जहाँ पर हाई इंटेंसिटी अब्जॉर्प्शन हुई है। और वो ट्रांसिशन क्या है, अलाउड ट्रांसिशन है, जो हमारे पास कौन सी है, पाई टू पाई स्टार, ये अलाउड ट्रांसिशन है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फिर फॉरबिडन हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो मोलर अब्जॉर्बिलिटी की वैल्यू है वो लेस देन 100 है, कि बहुत कम ट्रांसिशन हो रही है, बहुत कम इंटेंसिटी मॉलिक्यूल्स का कर रहे हैं, इस वेवलेंथ में अब्जॉर्ब कर रहे हैं और ये वाली ट्रांसिशन शो कर रहे हैं। तो ये वाली जो बी है हमारे पास एन टू पाई स्टार, इसको हम फॉरबिडन कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है आपको एमसीक्यूज में कि कौन सी फॉरबिडन ट्रांसिशन है, तो आप वहां पर कहोगे एन टू पाई स्टार। और वो इसलिए कि वहां पर ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मौजूद हैं। तो वहां से इलेक्ट्रॉन को जंप करना पाई स्टार से क्या होता है, मुश्किल मुश्किल होता है, इसलिए ये इसकी ट्रांसिशन कम होती है और इंटेंसिटी भी ये अब्जॉर्प्शन की कम देगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी।
The greater the number of molecules capable of absorbing light of a given wavelength, greater will be the extent of light absorption. कि कितने जितने molecules किसी एक खास wavelength की light को absorb करेंगे उतनी क्या होगी light की absorption हो रही होती है. तो जो intensity of absorption है कि कितने molecules ने absorb किया उसको हम measure करते हैं transmittance से या absorbance से. ट्रांसमिटेंस क्या है कि कितनी वेवलेंथ बाकी रेडिएशन वो ट्रांसमिट कर रहा है, जितनी अब्जॉर्ब कर ली वो तो उसने कर ली, जितनी वो ट्रांसमिट करेगा उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कितनी कितना अब्जॉर्प्शन शो किया. तो ट्रांसमीटर के हमारे पास ये फार्मूला टी इज इक्वल टू आई ओवर आई नोड, और आई नोड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ रही है, और आई है जो वो ट्रांसमिट कर रहा है. तो उन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास ट्रांसमिटेंस आ जाती है. ऐसे हमारे पास अब्जॉर्प्शन का है जिसको हम ऑब्जॉर्प्शन को हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं. सही है. तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी इसको ओल्ड लिटरेचर में जो हमारे पास अब्जॉर्प्शन होती थी उसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं. और उसका फार्मूला क्या है, ए लॉग आई नोड ओवर आई. आई नोड हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन, और आई हमारे पास कौन सी है, ट्रांसमिटेड रेडिएशन है. या लॉग 1/t. इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, जब उलट हो जाएगा तो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, अब्जॉर्प्शन आ जाएगी. और नेक्स्ट हम यूजली बियर लैम्बर्ट लॉ यूज करते हैं अब्जॉर्प्शन के लिए. जो हमारे पास होता है, आपने फिजिकल के प्रैक्टिकल्स में भी पढ़ा होगा, A इज इक्वल टू ECL. अब यहाँ पर हमारे पास C जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल है जो हम क्यूबट में लेते हैं, जिससे हमने क्या करवानी, रेडिएशन पास करवानी है, और वो मोस्टली होता है मोल्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. सही है. और L हमारे पास पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल सोल्यूशन सेंटीमीटर्स, कि वो क्यूबट का जो क्यूबट हमने ली है उसमें कितना सैंपल प्रेजेंट है, वो L हमारे पास क्या है, पाथ लेंथ है, वो सेंटीमीटर्स में होती है. और E हमारे पास क्या है, मोलर अब्जॉर्बिलिटी है, और इसका यूनिट ये वाला है, कभी ये यूनिट यूज भी नहीं होता. तो अगर आपने मोलर अब्जॉर्बिलिटी निकालनी है तो उसका फार्मूला ये है, इज इक्वल टू अब्जॉर्प्शन, उसको डिवाइड करोगे CL पे, कितनी हमने कंसंट्रेशन ली है सैंपल की और लेंथ हमने कितनी रखी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलर अब्जॉर्बिलिटी आएगी. क्लियर है. नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटेशन, कि हम जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं. मोस्टली हमारे पास 3 तरह की चीजें होती हैं. एक लाइट सोर्स होता है, दूसरा हमारे पास मोनोक्रोमेटर होता है, तीसरा हमारे पास डिटेक्टर होता है. जो लाइट सोर्स हमारे पास होती है वो ड्यूटियम लैंप होता है इन केस ऑफ यूवी रीजन, और टंगस्टन लैंप होता है इन केस ऑफ विजिबल रीजन. कि हम अगर दोनों स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास 2 तरह की लाइट सोर्स होगी, एक ड्यूटियम लैंप भी लगा होगा और दूसरा टंगस्टन लैंप भी लगा होगा. तो ये हमारे पास सोर्स होगी. जो हमारे पास मोनोक्रोमेटर होता है बेसिकली वो क्या होता है, प्रिज्म होता है और डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग होती है. सही है. वो एक हमारे पास प्रिज्म होगा या ग्रेटिंग होगी, वो बेसिकली क्या करेगी, उसने क्या करना है, लाइट को सेपरेट करना है कंपोनेंट वेवलेंथ्स में. डिफरेंट वेवलेंथ्स में वो क्या कर देती है, लाइट को सेपरेट कर देती है. अब हमें जो वेवलेंथ हमने मॉलिक्यूल के ऊपर अब्जॉर्ब करवानी है तो वो हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं. तो मोनोक्रोमेटर के ऊपर एक नॉब लगी होती है जिसको हम रोटेट करके क्या करवाते हैं, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन पास करवाते हैं ताकि वो मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्राइक करे. A system of slits focuses the desired wavelength on the sample. कि हमारे पास क्या होती है, एक स्लिट्स भी लगी होती हैं. स्लिट्स क्या करती हैं, फोकस करती हैं. स्लिट्स बेसिकली क्या होती हैं, वो मिरर्स भी हो सकते हैं. तो वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि एक खास वेवलेंथ सैंपल सेल के ऊपर पड़े. उसके बाद जो लाइट पास करती है सैंपल सेल वो डिटेक्टर पे पहुंचती है, और डिटेक्टर क्या करता है, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी मेजर करता है, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि कितनी अब्जॉर्प्शन हुई है. अब जो डिटेक्टर है वो बेसिकली फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब्स होते हैं या फोटो डायोड्स लगे होते हैं मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स में. ये मेजर करते हैं कितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन हमारे पास आ रही है आफ्टर द मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब द रेडिएशन. नेक्स्ट इन अ टिपिकल डबल बीम इंस्ट्रूमेंट, द लाइट इमिनेटिंग फ्रॉम द लाइट सोर्स स्प्लिट इनटू 2 बीम्स. कि एक तो हमारे पास सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है जिसपे सिर्फ सैंपल पे पड़ रही होती है. एक हमारे पास होता है डबल बीम, इसमें हम 2 तरह के सैंपल लेते हैं. एक हमारे पास रेफरेंस सैंपल होता है और एक हमारे पास जो ओरिजिनल सैंपल होता है. सही है. तो दोनों में से हमारे पास क्या होती है, लाइट पास होती है, और दोनों के डिफरेंस से हमें क्या पता चल जाता है कि कितनी अब्जॉर्प्शन हुई है. और जो हमारे पास सेल्स होते हैं जिसमें हमने सोल्यूशन रखना होता है क्यूबर्स, वो क्वार्ट्ज से मिलके बने होते हैं. अगर वो ग्लास से मिलके बने होते हैं तो वो ग्लास से जो मिलके बने होते हैं वो विजिबल रीजन के लिए तो ठीक है, लेकिन विजिबल रीजन के लिए ठीक है, लेकिन वो यूवी के लिए ठीक नहीं होते क्योंकि वो यूवी अब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो क्वार्ट्स जो हमारे पास है, क्वार्ट्स के बने हुए क्यूबर्स मोस्टली यूज होते हैं क्योंकि वो दोनों रीजन में क्या है, ट्रांसपेरेंट है. और जो सेल्स होते हैं, जो क्यूबर्स होती हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप में होती है और इनकी पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर तक होती है. ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और वो ज़्यादा हम तब लेते हैं कि जब हमारे पास बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन हो, तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो,
तो हम ज़्यादा वो लेंथ में लेते हैं ताकि ज़्यादा क्या हो सके, मॉलिक्यूल्स का रेडिएशन के साथ कंटेक्ट हो सके। अगर तो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है तो वो हम 1 सेंटीमीटर क्यूब तक लेंगे। अगर हमारे पास बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है तो वो हम ज़्यादा लेते हैं ताकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का क्या हो सके, इंटरेक्शन हो सके रेडिएशन के साथ। यहाँ पर बताया गया लॉन्गर वेव पाथ लेंथ सेल्स आर यूज्ड फॉर सैंपल्स हैविंग लो कंसंट्रेशन। अगर हमारे पास गैस सैंपल है तो उसके लिए मल्टीपल पाथ सेल्स होते हैं और उसमें मिरर लगे होते हैं ताकि बार बार रेडिएशन क्या हो, इनमें से पास करती रहे कि वो बिफोर एग्जिस्टिंग द सेल, वो जो हमारे पास रेडिएशन पाथ लेंथ पे पाथ सेल में इंटर होगी, वो एग्जिट होने से पहले क्या करेगी, बार बार गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ इंट्रैक्शन करेगी, फिर वो निकलेगी ताकि ज़्यादा मॉलिक्यूल गैस के क्या हो सकें, रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर सकें। A modern improvement on the traditional spectrophotometer is the diode array spectrophotometer। कि जो हमारे पास जो है लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट की गई है कि इसमें डायोड लगाए गए हैं और डायोड कंसिस्ट ऑफ फोटो डायोड, बहुत सारे फोटो डायोड लगे होते हैं साइड बाय साइड, और वो क्या करते हैं, एक वेवलेंथ की क्या करते हैं, नैरो बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम वो मेजर करते हैं। और वो क्या कर सकते हैं, जो फोटो डायोड्स लगे होते हैं वो क्या कर सकते हैं, हम अगर वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं बार बार तो वो क्या करेंगे, सारी वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम हमें एकदम ही दे देते हैं कि बजाय हम एक वेवलेंथ का आए फिर उसका रिजल्ट आए, तो वो जो रिजल्ट है वो एकदम हमें स्पेक्ट्रम की फॉर्म में वो दे देते हैं, डायोड रे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है। और उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है जो कंप्यूटर में पास होती है और कंप्यूटर हमें ग्राफ की शक्ल में इसका क्या दे देता है, बैंड दे देता है। क्लियर है, ये थी इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पर इसकी डायग्राम है इंस्ट्रूमेंटेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, कि ये हमारे पास क्या है, लाइट सोर्स है, एक हमारे पास स्पॉट टंगस्टन लैंप है, दूसरा ड्यूटियम लैंप है, और ये हमारे पास स्लिट्स लगी हुई हैं जो इसको फोकस कर रही हैं। ये मिरर्स हैं बेसिकली, ये भी है ये भी है, और यहाँ हमारे पास मोनोक्रोमेटर लगा हुआ है जिसमें क्या होनी है, खास वेवलेंथ की रेडिएशन पास होनी है। तो ये हमारे पास मोनोक्रोमेटर हो गया। और यहाँ से हमारे पास जब बीम सप्लीटर, अब यहाँ पर हमारे पास एक बीम सप्लीटर लगा होता है जिसने क्या करना है, इस वेवलेंथ जो हमारे पास रेडिएशन आ रही है इसको दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करती है। दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करेगी, एक जाके इंटरेक्ट करेगी रेफरेंस सेल के साथ और दूसरी हमारे पास इंटरेक्ट करेगी सैंपल सेल के साथ। उसके बाद ये जो रेफरेंस सेल से रेडिएशन आ रही है और जो हमारे पास सैंपल सेल से आ रही है ये पास करती है ऑप्टिकल चॉपर से। ऑप्टिकल चॉपर बेसिकली क्या करता है, इन रेडिएशन को कट करता है, कन्वर्ट करता है एसी करंट में। सही है, अगर रेडिएशन अब्जॉर्ब नहीं होगी तो डायरेक्ट डीसी करंट डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। अगर हमारे पास सैंपल ने रेडिएशन अब्जॉर्ब की है तो वो क्या डिटेक्ट करेगा, एसी करंट डिटेक्ट करेगा। अब ये जो डिटेक्टर है बहुत ज़्यादा पार्ट जो रेफरेंस सेल से आ रहा है उसकी मेजर करता है और बहुत सारा कम पार्ट जो है वो सैंपल सेल से मेजर करता है, क्योंकि ज़्यादा रेडिएशन क्या हो रही है यहाँ पर अब्जॉर्ब हो रही है, तो बहुत सारा कम जो पार्ट है वो यहाँ से डिटेक्ट करेगा तो उसको एम्पलीफायर करेगा। एम्पलीफायर कि ये जो रेडिएशन यहाँ से हमारे पास आ रही है, जो सिग्नल आ रहे हैं उसको बड़ा करके एम्पलीफाई करके एम्पलीफायर हमारे पास रिकॉर्डर में शो करवाएगा कि इतनी अब्जॉर्प्शन हुई। क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर सारा मिक्स हो गया है। कहाँ से? मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ सारा कि हमने क्या पढ़ी है। पहले तो हमने यूवी को देखा कि कौन कौन सी रीजन है, फिर हमने देखा कि होमोसोल्यूम में ट्रांजिशन हो रही होती है, और जब ट्रांजिशन होती है तो एक फोटोन अब्जॉर्ब होता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, और इस जो ट्रांजिशन हो रही है इस दौरान एटम्स जो है हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। दूसरा हमने कहा कि चार तरह की ट्रांजिशन होती है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो अल्केन्स में होती है जिसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं। दूसरी एन टू सिग्मा स्टार होती है जो हेटेरो एटम्स है जिनमें लॉन पेयर्स होती हैं। सही है। और थर्ड हमारे पास है पाई टू पाई स्टार कि ये अल्कीन्स में होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं या कार्बोनाइल कंपाउंड्स में भी होती हैं। सही, तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ये भी हो रही होती है क्योंकि डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो गया। अगर स्पेसिफिकली कार्बोनाइल कंपाउंड है तो उसमें एन टू पाई स्टार भी होती हैं, तो वो हमने कहा कि वो हमारे पास फॉरबिडन हो जाती हैं क्योंकि उनके जो ऑर्बिटल्स है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो मैंने ट्रांसिशन दिखाई थी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की कि जहाँ पर सिंगल एक होगी, जहाँ पे दो तरह की होगी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार। यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी हो रही क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की वजह से पाई टू पाई स्टार भी हो रही क्योंकि ये अल्कीन है। ये वाला मॉलिक्यूल हमने बताया था कार्बोनाइल भी है, इसमें डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, तो जिसमें चार तरह की ट्रांसलेशन होनी चाहिए थी, जिसमें जो एन टू पाई स्टार है वो बाद में हमने देखा कि वो क्या हो जाती है, फॉरबिडन हो जाती है। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जॉर्प्शन की बात की कि दो तरह की बैंड में हमें कैरेक्टरिस्टिक होती है बैंड स्पेक्ट्रम की, एक इंटेंसिटी
दूसरी इसका पोजीशन क्या, किस जिस पोजीशन पे वो स्पेक्ट्रम बन रहा होगा वो जिस वेवलेंथ के परपेंडिकुलर होगा वो हमें बताएगा कि इस वेवलेंथ में अब रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रही है, और उसकी इंटेंसिटी बनाएगी कि कितना बड़ा वो बैंड है, वो हमें बताएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स उस खास वेवलेंथ में रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहे हैं। और उसको हम कहते हैं, डिपेंड करता है ट्रांजिशन पे कि ट्रांजिशन होगी या नहीं, और उसकी रेंज है 0 to 1 कि वो हो भी रही होती है और नहीं भी हो रही होती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में बताया कि इससे मॉलिक्यूल रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और बेसिकली ये डिपेंड कर रही होती है कि ऑर्बिटल्स की सिमेट्री आपस में मिलती है कि नहीं मिलती। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि ये हमारे पास कार्बोनाइल है, ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास क्या है, इसके डिफरेंट ऑर्बिटल शो किए हुए हैं। ये हमारे पास पाई है और ये पाई स्टार, तो पाई से पाई स्टार ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जंप करना क्या इजी है एज कम्पेयर टू कि वो एन से पाई स्टार में जाए, क्योंकि ये क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर और ये एक दूसरे के प्लेन में है, पैरेलल है।